हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए हैं। ऐसे ही अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अपनी एग्जाम डेट है वो एकदम पास आ गई है। तो बिल्कुल भी कोई भी वीडियो एक तो स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फटाफट रिविजन करा रही हूँ। आरबीएसई और एनसीईआरटी दोनों का मिक्स जो आपको कॉम्बो है वो यहाँ पर मिलेगा, जो कि ऑथेंटिक बुक्स से है। तो ऑथेंटिक सामग्री आप लोगों को फटाफट रिविजन में मिलेगी। चलिए आज अपन देखते हैं अपना मनोविज्ञान का जो कक्षा 11 अपनी पाठ्य पुस्तक 2019-20 का जो संस्करण चल रहा है, उसमें आज अपन देखेंगे अपना जो टॉपिक है चिंतन। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन अभिप्रेरणा पढ़ चुके हैं, संवेग पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं अपना चिंतन। चिंतन में क्या क्या है तो देखिए, इसमें अपन आरबीएसई और एनसीईआरटी दोनों का मैंने यहाँ पर नोट्स हैं वो सम्मिलित किए हैं, तो आपको दोनों का पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको यहाँ पर विषय वस्तु दिखा देती हूँ। बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम है इनका। जैसे इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं वैसे ही एज इट इज़ आरबीएसई की जो बुक्स हैं उनमें दिया हुआ है। सिर्फ बाहर का कवर अलग दे रखा है, बाकी सब कुछ अंदर का मटेरियल है वो सेम है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आरबीएसई एनसीईआरटी एक ही चीज़ है अंदर से, सिवाय बाहर के कवर को छोड़कर। तो जिसके पास आरबीएसई बुक अगर है तो फिर आप लोग उसमें मैच भी कर सकते हैं। एज इट इज़ जैसे पॉइंट्स इसमें हैं, जहाँ पर जितने टॉपिक इसमें हैं सेम वही उसमें है। तो देख लीजिए, आज की विषय वस्तु मैं आपको दिखा देती हूँ चिंतन में क्या क्या है। आज अपन पढ़ने वाले हैं परिचय, चिंतन होता क्या है, फिर चिंतन का स्वरूप कैसा है वो देखेंगे, उसके बाद चिंतन की प्रक्रिया देखेंगे, फिर समस्या समाधान देखेंगे, तर्कना क्या है, निर्णयन क्या है वो देखेंगे, सृजनात्मक चिंतन का स्वरूप और प्रक्रिया देखेंगे, उसके बाद में सृजनात्मक चिंतन का विकास देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो अपने रीट लेवल में है। फिर ये भाषा और विचार जो आता है ये अपने रीट लेवल के सिलेबस में नहीं है, ये अपने सेकेंड और फर्स्ट ग्रेड में आ जाता है। अपने थर्ड ग्रेड में ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपन सिर्फ चिंतन, तर्कना, निर्णयन और सृजनात्मक चिंतन, ये अपन 4 यहाँ पर इस चैप्टर से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अपन यहाँ पर क्विक रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको लाइन टू लाइन यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी। आप लोगों को मैं फटाफट थ्योरी के माध्यम से पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोग इसमें देख भी रहे होंगे कि इसमें बहुत ही छोटा प्रिंट दिया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज इसकी बहुत छोटी है। तो आप लोगों को लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी तो ना तो आपको दिखेगा, जब तक दिखेगा नहीं तब तक पढ़ने में स्वाद नहीं आएगा। तो आप लोगों को मैं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक तो ऊपर लिख लिया है, जितना भी इसका आउटकम निकल के आया है वो मैंने ऊपर लिख लिया है, और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सारी पढ़ाने वाली हूँ यहाँ। तो देखिए, सबसे पहले तो चिंतन होता क्या है, अपन परिचय बता रखा है कि चिंतन क्या है। तो फ्रेंड्स, आप बस अब बैठ के आराम से सुनिए। बोलने का काम है मेरा, आपका काम है सिर्फ सुनना। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर सुनिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अपना टॉपिक क्लियर कीजिए। तो देखिए, ऑथेंटिक बुक्स हैं, ऑथेंटिक सामग्री है आप लोगों के सामने। तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन पर कल को रीड भी लगा सकते हैं अगर कहीं गड़बड़ हुई आगे तो देखिए, अब अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक चिंतन। चिंतन होता क्या है सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चिंतन अपने को पता है क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। मैंने कहा सभी प्राणियों में पाई जाती है। सभी प्राणियों में अपने जानवर भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, पशु पक्षी भी आ जाते हैं, सब में ही चिंतन की प्रक्रिया पाई जाती है। ओके, और ये कैसी है, ये मानसिक प्रक्रिया है। सेकंड मैं आपको बताऊंगी चिंतन क्या है, सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। मतलब आपका कोई भी लक्ष्य होगा उसके लिए आप चिंतन करेंगे, बिना कोई लक्ष्य के आपके अंदर कोई चिंतन होगा ही नहीं। तो हमेशा लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है क्या, चिंतन। फिर है कि आपका जो चिंतन है, चिंतन के मूल तत्व कौन कौन से हैं। तो चिंतन के मूल तत्व याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ चिंतन के मूल तत्व क्या क्या है। तो चिंतन के मूल तत्व है, एक तो मानसिक प्रतिमा, दूसरा है तर्कणा, तीसरा है निर्णय और चौथा है समस्या समाधान। 4 है वो चिंतन की मूल तत्व हैं। कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया, पहला है मानसिक प्रतिमा, दूसरा है तर्कणा, तीसरा है निर्णय और चौथा है समस्या का समाधान। ये 4 जो है ये चिंतन के मूल तत्व हैं। इसके अलावा आपसे कभी कभी पूछ ले कि भाई भाषा क्या है, तो भाषा भी कभी कभी जो है वो चिंतन में आ जाती है, सम्मिलित कर लिया जाता है चिंतन का तत्व, लेकिन वो हमेशा नहीं होती। हमेशा तो बस 4 ही होते हैं मूल तत्व चिंतन के, और भाषा है वो कभी कभी आती है उसमें चिंतन में शामिल, अदरवाइज नहीं होती। तो ये मैंने आपको बता दिया चिंतन के मूल तत्व। चिंतन क्या है, प्राय संगठित और लक्ष्य निर्देशित होता है, किसी लक्ष्य की तरफ ही चलता है चिंतन। बिना लक्ष्य के कोई चिंतन अपन कर ही नहीं सकते हैं। आगे है कि जो बैरोन है उन्होंने 1992 में बताया कि चिंतन में संप्रत्ययों, प्रतिज्ञप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके वैसे अप्लाइड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इस पर आपसे कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछने वाला कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। आगे है, चिंतन को विटेकर ने समस्या समाधान व्यवहार कहा है।
पूछ ले कि भाई किसने चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा है, तो विटेकर, बस इतना सा ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर बताया चिंतन का स्वरूप। चिंतन का जो स्वरूप है वो कैसा है? चिंतन का स्वरूप है मानसिक है। फिर आपके आगे है कि चिंतन के आधारभूत तत्व क्या? एक तो है मानसिक प्रतिमा, दूसरा है तर्कणा, तीसरा है निर्णय, चौथा है समस्या समाधान। ये है चिंतन के आधारभूत तत्व। इस पूरे पैरा में यही चीजें निकल के आती हैं। आगे देखिए कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सही बात है। आपको अगर किसी के बारे में चिंतन करना है तो जरूरी तो नहीं कि वो आपके सामने बैठेगा तभी आप उसके बारे में चिंतन करेंगे, तो आपको उसकी वास्तविक उपस्थिति की जरूरत नहीं है। वो नहीं होगा तो भी आप इसमें चिंतन कर सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है कि चिंतन एक मानसिक जोड़तोड़ है, ये बाहर से नहीं देखा जा सकता, अतः चिंतन एक अप्रकट व्यवहार है। सही बात है। कोई क्या चिंतन कर रहा है उसको अपन बाहर से देखकर पता नहीं लगा सकते हैं, तो ये क्या है? ये एक मानसिक और अप्रकट व्यवहार है जो आपके खुद अंदर मस्तिष्क में चलता है। फिर है चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, अर्थात यह उद्दीपक समस्या तथा अनुक्रिया समाधान के बीच होने वाली प्रक्रिया है। सही है। चिंतन क्या है? एक मध्यस्थ प्रक्रिया है जो किसके बीच में घटित होती है? वो है समस्या उद्दीपक, और दूसरा क्या है? अनुक्रिया, जो उसका समाधान अपन करते हैं। उन दोनों के बीच में, समस्या और समाधान के बीच में होने वाली मध्यस्थ प्रक्रिया क्या है? चिंतन है। ओके, ये यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। फिर आपको यहाँ पर बताया गया है कि मानसिक प्रतिमा क्या होती है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कह दूं कि मानसिक प्रतिमा क्या होती है, तो इसमें जैसे आप लोगों से कोई भी आपको समस्या बता दी जाए आपको चित्रित करने के लिए, कि आप सोचिए कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो उसका चित्र बन जाएगा कि आप उड़ रहे हैं, आपके पंखे निकली हुई हैं आसमान में। तो ऐसी जो कल्पना जो अपन कहते ही अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं, उसको अपन कहते हैं मानसिक प्रतिमा। जो आपको कहा जाए वैसा ही आप मतलब उसको इमेजिन कर लें अपने माइंड में, वैसी आपकी चित्र बन जाए, तो उसको अपन कहते हैं मानसिक प्रतिमा। सेकंड अपना दिया गया है चिंतन का मूल तत्व संप्रत्यय। संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय फ्रेंड्स, जब आपको दो चीजों में अंतर पता हो तो उसको कहते हैं संप्रत्यय। जैसे आप लोगों से कहा जाए लाल और नीला रंग कैसा है, तो आप बता सकते हैं लाल तो ऐसा दिखता है और नीला ऐसा दिखता है। इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया जाए, कुछ फल और सब्जियां आप लोगों को दे दी जाए, फिर आपसे कहा जाए कौन सी फल है कौन सी सब्जी है, तो आप उनको आसानी से उनमें अंतर कर सकते हैं कि ये चीजें फल हैं और ये चीजें सब्जियां हैं। तो ये चीजें होती है संप्रत्यय, जिसमें आप कोई दो चीजों में अंतर कर सकते हैं, वो आता है संप्रत्यय। ये आपको मानसिक के जो अपनी चिंतन है उसके मूल तत्वों के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। खूब सारे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है एनसीईआरटी, खूब सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, कितने भी पढ़ लो। बस मेन बात आपके समझने की है, तो सारे एग्जाम्पल की अपने को जरूरत नहीं है। अब देखिए चिंतन में प्रतिमाओं का काफी महत्व है। प्रतिमा के अभाव में चिंतन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती। सही बात है। जब तक आप उस समस्या को इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि ये समस्या ऐसी हो सकती है, इसका समाधान ऐसा हो सकता है, तो जब तक आपके माइंड में उसका इमेजिनेशन नहीं चलेगा पूरे घटनाक्रम का, तब तक आप उसमें चिंतन कर ही नहीं पाएंगे। तो सही रूप से आपको चिंतन करने के लिए आपके दिमाग में क्या है? प्रतिमा का बनना बहुत जरूरी है। सेकंड है कि प्रतिमाहीन चिंतन। प्रतिमाहीन चिंतन क्या होता है? तो प्रतिमाहीन चिंतन ऐसा चिंतन है जिसमें प्रतिमा का कोई स्थान नहीं होता। वैसे तो ऐसा चिंतन नहीं पाया जाता जिस चिंतन में कोई प्रतिमा ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई एक आधी ऐसी चीजें होती है जो अचानक से आप लोग सोच लेते हैं, अचानक से आप लोगों में चिंतन उत्पन्न करती हैं। तो ऐसा चिंतन होता है प्रतिमाहीन चिंतन, जिसमें आपने कोई इमेजिनेशन नहीं किया है, लेकिन अचानक आप में जो मानसिक प्रक्रिया है चिंतन की वो उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे चिंतन जिसमें कोई प्रतिमा नहीं बनती है, कोई स्थान नहीं होता प्रतिमा का, उस चिंतन को कहते हैं अपन प्रतिमाहीन चिंतन। याद रखिएगा। आगे देखिए चिंतन के प्रकारों के बारे में बताया गया कि चिंतन के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स चिंतन के अपने दो प्रकार हैं मेन। दो कौन कौन से हैं? पहला तो है स्वली चिंतन, स्वली चिंतन, और दूसरा क्या है? यथार्थवादी चिंतन। स्वली चिंतन क्या है फ्रेंड? तो स्वली चिंतन है जो अपन व्यक्ति जो अपनी कल्पना या विचारों की या इच्छाओं की जब अभिव्यक्ति करता है ना, वो होता है अपना स्वली चिंतन। ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, उसको कहते हैं स्वली चिंतन। जैसे अपन अपना कोई स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में अपन कुछ चीजें देखते हैं, उनका जब अपन सुबह डिस्क्राइब करते हैं ना, उनको बताते हैं कि हमने ये देखा, या उसकी कोई अभिलाषा है कि भाई मैं ऐसा चाहूँ, मैं ऐसा खुद को देखता हूँ, ऐसा पाता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, तो उन चीजों की जब वो डिस्क्राइब करता है ना, तो वो होता है अपना स्वली चिंतन, जो सिर्फ कल्पनाओं से ही घिरा रहता है। कल्पनाओं एवं जो उसकी इच्छाएं होती है ना, उनका ही वर्णन करता है, यथार्थ से उसका कुछ नहीं लेना देना होता है। तो ऐसे चिंतन को कहते हैं अपन स्वली चिंतन। बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्वली चिंतन से क्वेश्चन पुट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपन इंग्लिश टर्म अगर इसकी देखें तो इसको अपन कहते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग या स्वली चिंतन। इसमें समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि क्या समस्या का समाधान होगा? ये सिर्फ आपकी कल्पना है जो कल्पना में ही खत्म हो गई है। इसमें कोई भी समाधान नहीं होता है समस्या का, वो समस्या एज इट इज बनी रहती है। सेकंड है अपना यथार्थवादी चिंतन। इसको अपन वास्तविक चिंतन भी कहते हैं। इंग्लिश टर्म इसकी देखें तो इसको अपन रियलिस्टिक थिंकिंग भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध जो है वो वास्तविकता से है। इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है।
तो समस्या का समाधान कौन से चिंतन से होगा? वो यथार्थवादी चिंतन से होगा। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो आप वहाँ पर चिंतन करेंगे कि टायर कैसे पंचर हुआ, क्या कारण रहा होगा, कैसे बदलूं, कैसे इसको सही करूं। तो जो वो आप वास्तविक स्थिति में जो आप चिंतन करेंगे उसको कहेंगे अपन यथार्थवादी चिंतन। इसमें आपकी समस्या का समाधान हो पाता है, लेकिन स्वली चिंतन में आपका समाधान नहीं होता है, ये सिर्फ एक काल्पनिक चिंतन है। आगे है कि जो यथार्थवादी चिंतन है ना, वो 3 तरह का होता है। यथार्थवादी चिंतन कौन कौन सा है? पहला तो है अपना अभिसारी, जिसको अपन कहते हैं निगमनात्मक चिंतन, इंग्लिश टर्म हुई तो इसकी हुई कन्वर्जेंट थिंकिंग। सेकंड है अपना सृजनात्मक चिंतन, या अपन इसको अपसारी चिंतन भी कहते हैं, या फिर अपन इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। थर्ड है अपना आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन अपन इसको कहें तो इवेल्युएटिव थिंकिंग जो अपन कहते हैं वो होता है अपने आलोचनात्मक चिंतन। अब इनको पूरा डिटेल से देख लेते हैं कि इनमें होता क्या है। तो पहला है अपना अभिसारी या फिर निगमनात्मक चिंतन, जिसको अपन कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 5 और 2 कितने होते हैं, तो आप मतलब आपको तथ्य दे दिए हैं, तो आप उन तथ्यों को जोड़ दौड़ करके और आप उन्हीं का जो है रिजल्ट निकाल के इसके अंतिम लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो इसके उत्तर के लिए आप जो चिंतन करेंगे उसको अपन कहते हैं अभिसारी चिंतन। क्योंकि आपको सामने प्रॉब्लम दे दी गई है, तो आपको सिर्फ इसका सोल्यूशन करना है, जो कि आपको तथ्य के आधार पर ही करना है। तो इसको निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। ओके, ये था अपना अभिसारी या निगमनात्मक या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग। सेकंड है अपना सृजनात्मक या फिर अपन जिसको कहते हैं आगमनात्मक चिंतन या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति दिए गए जो तथ्य होते हैं उनमें अपनी ओर से कुछ नया ऐड करता है, नया जोड़कर फिर निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसा आपको बताया गया एज इट इज, वैसा नहीं कि 5 × 2 कितने होते हैं तो आपने 5 × 2 = 10 कर दिया। ये तो निगमनात्मक का उदाहरण हो गया कि आपको जैसे तथ्य दिए गए थे वैसे ही आपने उनका सोल्यूशन दे दिया। लेकिन आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि कलम के असाधारण प्रयोग बताइए, तो कलम का एक सिंपल सा जो साधारण प्रयोग है वो तो लिखने का है, लेकिन इसके अलावा इसके और कौन कौन से प्रयोग हो सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपसारी चिंतन करेंगे। मतलब आपका दिमाग है वो सृजन करेगा, नई नई चीज़ों को आप उसमें ऐड करेंगे कि इसके ये भी यूज़ हो सकते हैं, इसके वो भी यूज़ हो सकते हैं। तो आप मतलब कि जो चीज़ों में एज इट इज़ आप ना बताकर उसमें अपनी तरफ से कोई नई चीज़ें या नए तथ्य जोड़कर आप कोई चीज़ के हल करें, उस चिंतन को अपन कहते हैं सृजनात्मक या आगमनात्मक या डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, थर्ड है अपना आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन या फिर इवेल्युएशन थिंकिंग। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोषों की परख कर लेता है। क्या कर लेता है, उसके गुण दोषों की परख कर लेता है। आलोचनात्मक, आलोचना मतलब किसी के गुण दोष। अपन आलोचना से वैसे भी आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा कि आलोचना, किसी चीज़ की आलोचना करना कि उसमें क्या क्या गुण है, उसमें क्या क्या दोष हैं। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, कोई फ़ोन आपको खरीदना है, आप उसमें पहले देखेंगे, उसका मॉडल देखेंगे कि इसमें क्या क्या अच्छाई हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं। जैसे भी इसका कैमरा अच्छा है, इसका म्यूजिक साउंड सिस्टम अच्छा है, तो मतलब आप उसमें गुण दोषों की पूरी जांच परख कर जब आप कोई चिंतन करते हैं तो उसको अपन कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। ओके, ये चिंतन के 3 प्रकार अपने को यहाँ पर बताए हुए हैं। चिंतन के 3 मूल तत्व फिर मैंने आपको बता ही दिए थे। आगे आपको बताया गया है चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन की प्रक्रिया कैसी होती है, तो फ्रेंड्स अपने को सबको पता है चिंतन की प्रक्रिया क्या है, वो समस्या समाधान पर आधारित होती है। तो चिंतन क्या है, जब कोई आपको सामने समस्या होगी तो उसको आप सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो चिंतन की प्रक्रिया मानसिक है, जो किसी समस्या समाधान पर आधारित होती है। चिंतन की प्रक्रिया में अब सबसे पहले अपना आता है समस्या समाधान। समस्या समाधान क्या है फ्रेंड्स, तो समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है, मतलब मानसिक व्यवहार है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें समस्या समाधान उस समय आवश्यक हो जाती है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है परंतु लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होता। जैसे समस्या समाधान, अब आप लोगों के सामने समस्या क्या है, आप लोगों के सामने समस्या है रीट भर्ती में सेलेक्ट होना। तो ये इसको आप सिलेक्शन पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, परंतु वो जो लक्ष्य जो आप अभी रीट में हासिल करना चाहते हो वो आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है, ये आपको भी पता है। तो उसके लिए आप जो कोशिश कर रहे हो वो आपकी कहलाती है समस्या समाधान। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि चिंतन है उसके मूल तत्व कौन कौन से हैं, तो उसका मूल तत्व में ही शामिल है अपना समस्या समाधान। तो ये तो था अपना समस्या समाधान। अब समस्या समाधान है ना फ्रेंड्स, उसके भी 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से, पहला तो है मौलिक अवस्था, दूसरी है लक्ष्य अवस्था और तीसरी है अपने नियम। पहला है मौलिक अवस्था, दूसरी है लक्ष्य अवस्था और तीसरी है उसके नियम। जैसे पहला है अपनी मौलिक अवस्था, ये क्या होती है, ये वो जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ में उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले जो आपके प्रारंभ में उत्पन्न हुई ना मौलिक अवस्था, उसको कहते हैं मेन जो आपकी अवस्था होती है, मेन स्टेज जो होती है किसी समस्या
समस्या की, तो ये कब उत्पन्न होती है, जब आपके सामने कोई समस्या आएगी तो सबसे पहले जो उत्पन्न होगी वो आपकी होगी मौलिक अवस्था, फिर आपकी होगी लक्ष्य अवस्था, जो लक्ष्य पर पहुंचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद उत्पन्न होती है। जब आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, आपकी समस्या समाधान हो जाएगा, उसके बाद में जो नई अवस्था उत्पन्न होगी उसको अपन कहते हैं लक्ष्य अवस्था। फिर है आपका नियम। नियम क्या होता है? नियम है आपकी वह कार्यविधि जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है। नियम क्या होते हैं? वो प्रोसेस होता है या वो कार्यविधि होती है जो इंसान जो है मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने के दौरान जो अपनाता है ना, उन दोनों की जो कार्यविधि है, एक प्रोसेस है, उसको अपन कहते हैं नियम। कौन कौन से नियम रूल्स फॉलो कर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है अपनी मौलिक अवस्था से, उसको अपन कहते हैं नियम। अब देखिए, चिंतन में हमेशा सम्मिलित होता है संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक, भाषा कभी कभी होती है, मैंने आपको बताया था। तो अपन इसमें अपने पढ़ चुके हैं समस्या समाधान के जो तत्व हैं वो। अब आगे आपको बताया समस्या समाधान की विधियां या उपाय कितने हैं? ये 2 हैं फ्रेंड्स। समस्या समाधान की विधियां उपाय 2 हैं। पहला है यादृच्छिक अन्वेषण विधि और दूसरा है स्वतः शोध अन्वेषण विधि। यादृच्छिक अन्वेषण विधि में क्या आता है? तो यादृच्छिक अन्वेषण विधि को ध्यान से देखिएगा। यादृच्छिक अन्वेषण विधि में व्यक्ति समस्या समाधान के लिए प्रयत्न एवं त्रुटि उपायों का सहारा लेता है। किन का सहारा लेता है? प्रयत्न एवं त्रुटि उपायों का सहारा लेता है यादृच्छिक अन्वेषण विधि में। याद रखिएगा, जिसमें प्रयत्न एवं त्रुटि उपायों का सहारा लिया जाएगा वो कौन सी अन्वेषण विधि होगी? वो यादृच्छिक अन्वेषण विधि होगी। जैसे देख लीजिए, ये 2 प्रकार की होती है, एक तो अक्रमबद्ध और एक क्रमबद्ध। अक्रमबद्ध कैसे हुआ? जैसे आपने कभी उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न कर लिया और कभी आपने नहीं किया, कभी आपसे त्रुटि हुई, कभी आपसे नहीं हुई, तो ये तो हो गया अक्रमबद्ध। कभी आपने करी उसके लिए कोशिश, कभी नहीं करी। क्रमबद्ध क्या होता है? जब आप कंटिन्यूअस उस समस्या के समाधान के लिए जब आप कोशिश कर रहे हैं तो वो होता है आपका क्रमबद्ध अन्वेषण विधि। ओके, समस्या समाधान की दूसरी विधि है अपने स्वतः शोध अन्वेषण विधि। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति होता है वो समस्या समाधान के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। जैसे आपके सामने पेपर में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको पता है कि 2 जो ऑप्शन है वो तो एकदम ही गलत है, हो ही नहीं सकते हैं, सिर्फ 2 में से ही आपका आंसर आने वाला है। मतलब सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को उठाना जो अपने को संगत प्रतीत होते हैं, बाकी जो एकदम ही गलत है ना, उनमें दिमाग नहीं चलाते कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो उनको एकदम रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो आपको एकदम सही लगते हैं सिर्फ उन्हीं विकल्पों में से चयन करना कि कौन सा एकदम सही है कौन सा नहीं है, तो उसको अपन कहते हैं स्वतः शोध अन्वेषण विधि। अब इसके भी 3 टाइप्स आते हैं, इसकी भी 3 प्रविधियां और आगे जाकर आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है साधन साध्य विश्लेषण, दूसरा है पश्चगामी अन्वेषण, तीसरा है योजक विधि। तो ये फ्रेंड्स आपको नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेन ये याद करना है। बाकी ये फर्स्ट ग्रेड लेवल तक का है कि इनके भी अपन डिटेल से पढ़ें, तो अपने को यहाँ पर इतना ही सफिशिएंट है पढ़ना कि यादृच्छिक अनुसंधान विधि क्या है और जो अपनी स्वतः शोध अन्वेषण विधि है वो क्या है। तो ये अपने यहाँ पर समस्या समाधान की अपने 2 प्रविधियां बताई गई थी। फिर समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है, तर्क के लिए कल्पना की भी आवश्यकता होती है। सही बात है, कोई समस्या समाधान होगी उसमें चिंतन की भी अपने को आवश्यकता है, उस चिंतन के लिए अपने को तर्क की आवश्यकता है कि ये अपन चिंतन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ओके, तो ये अपने समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्क दोनों की आवश्यकता है। तर्क के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। ओके, तर्क शक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसमें कई सोपान होते हैं। सबको पता है तर्क शक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। किसी का तर्क देने का जो तरीका होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, उससे जल्दी लोग प्रभावित होते हैं। किसी का तर्क देने का तरीका अच्छा नहीं होता है, उसमें इतना प्रभाव नहीं होता है, लोग उसके तर्क को महत्व नहीं देते हैं। तो ये अपने आप में व्यक्तिगत विभिन्नता है, तर्क देने की शक्ति सब में अलग अलग होती है। सेकंड आपको दिया गया है तर्कना। तर्कना क्या है? अब इसकी डिटेल दी गई है। फिर है आपका निर्णय, उसकी डिटेल दी गई है। फिर आपके सृजनात्मक चिंतन है, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। तो चिंतन के जो मैंने आपको बताए 4 मूल तत्व हैं, कौन कौन से हैं? अपनी समस्या समाधान है, तर्कना है, निर्णय है, सृजनात्मक चिंतन है। ये 4 इसके मूल तत्व हैं जिसमें आज अपन ने पढ़ लिया है यहाँ पर अपने समस्या समाधान। अब इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो चली है। जो सेकंड इसका पार्ट बनेगा उसमें अपन इसके बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जिसमें अपना तर्कना, फिर है निर्णय, उसके बाद है अपना सृजनात्मक चिंतन। इसके अलावा जो अपने और जो इसमें बच गए हैं सृजनात्मक चिंतन के प्रकार, सृजनात्मक चिंतन का विकास, वो सब इसमें पढ़ेंगे। फिर लास्ट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट में अपन पढ़ेंगे इसकी समरी जो कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम क्रीम है, पूरे चैप्टर का सार है ये पढ़ेंगे अपन। इसके बाद में लास्ट में जो आरबीएससी 2020 में जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं ना वो पढ़ेंगे। फ्रेंड्स इसमें सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया है, लेकिन जो आपकी आरबीएससी उसमें हर चैप्टर के पीछे 5-5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो मैंने सारे आपको इसी बुक में ऐड कर रखे हैं ताकि आपको अलग से उनको देखने की जरूरत ना पड़े। एक ही बुक से एक ही वीडियो से आपके दोनों ही जो बुक्स हैं वो कवर हो जाए। तो ये सब अपन पढ़ेंगे अपने जो अपना सेकंड वीडियो बनेगा, इसका सेकंड पार्ट बनेगा उसमें। आज की वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं चिंतन के बारे में परिचय, कि चिंतन क्या होता है, कैसा होता है, फिर चिंतन का स्वरूप
कैसा है, चिंतन के कितने प्रकार हैं, कितने मूल तत्व हैं। इसके अलावा अपन सारी आलोचनात्मक चिंतन के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर समस्या समाधान चिंतन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज अपन ने पढ़ ली आज के वीडियो में। इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो अपन पूरा करके पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे 2 वीडियो में। फटाफट आपका क्विक रिवीजन हो रहा है तो वीडियो पर निरंतर बने रहिए, क्विकली अपना रिवीजन करते रहिए, जो कि ऑथेंटिक बुक से अपन कर रहे हैं। तो कल को अपने को इसमें आगे रीड लगाने में भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।